अल्लामा इकबाल के वारिस लेकिन सियासत से आउट है। जी, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सियासत करो सारा खानदान। तो वाइफ का लफ्ज आता है तो सब खड़े हो जाते हैं कि ये आप क्या लफ्ज बात कर रहे हैं। ये हीरा मंडी अब वो बॉलीवुड में वो हुई बॉलीवुड को तो अब मैं क्या बताऊं, जाहिलों का एक फंड है। वो का राइटर आया था तो उससे कहा गया था कि ये तुम स्टोरी जो बना रहे हो तो इसमें तो हकीकत ही कोई नहीं है। आप लोग समझते हैं कि हीरा जो है वो किसी वाइफ थे, उनको हम कहते हैं कि हीरे थे। यहाँ बिल्कुल महाराजा रंजीत सिंह का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसका जो बेटा था हीरा सिंह, उसके यहाँ फूड स्टोर्स थे। एक बसंत का फेस्टिवल था, बसंत भी हमसे छीन ली गई यूसुफ साहब। ऐसा क्या क्यों? कह सकते हैं, आपकी मैंने बड़ी बात हमाकत मतलब है। सारी दुनिया में कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं कि जहाँ सारा शहर छत पे चढ़ा हुआ है। कितनी बड़ी ये एक हिमाकत ही है, मैं कह सकता हूँ। आप कन्विंस नहीं कर सके किसी मैं तो ना खान साहब को कर सका, ना किसी और को कर सका। मीरा जी शिकवा करती हैं आपसे कि आप उन्हें बहुत डांटते हैं। क्यों डांटते हैं आप? कई दफा फिर उसको समझाना पड़ता है। वो जब कहती है कि मुझे समझाओ, तो फिर डांट के ही बंदा समझा सकता है। जो भी हुकूमत आती है टूरिज्म पर बात करती है, पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन हम उस तरह से इसको अवेयरनेस को क्रिएट नहीं कर पाए सोसाइटी में। इसकी क्या वजह? नॉर्दर्न एरियाज है, वहाँ तो टूरिज्म बूस्ट किया पिछले। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, वो खुद पहाड़ों पूड़ों पे चले जाते थे। आज हम कुमराट आ गए हैं, आज हम फलानी जगह, तो जो जगह लोगों ने नहीं देखी थी, अब आप जाके देखिए कि कुमराट जैसी जगह में है, वहाँ दरिया के ऊपर जो जमीन है वो इतनी महंगी है कि आपकी सोच से बाहर। तो टूरिज्म जो है वो आई होप कि उसको कंट्रोल किया जाए और वहाँ तबाही ना मचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। पॉडकास्ट का सिलसिला हमने शुरू किया जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ करवाना है जो जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान को हमने मधु का रखा है, बल्कि हम उनकी लोकेशन पर मौजूद हैं। आज हम हवेली बारूद खाना में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है जनाब मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने GNN को टाइम दिया। सर सबसे पहला सवाल भी यही है आपसे, हवेली बारूद खाना, ये इसकी क्या मंतक है, इसका क्या नाम है? ये जो हवेली थी, ये महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में जो लाहौर का मिलिट्री कमांडर था, ये उसका घर था। और उसके साथ जो बाकी सारा जो हिस्सा था हवेली का, वहाँ आर्सनल था, यानी कि एक बारूद खाना था जहाँ गोला बारूद, तोपें, घोड़े, असलाजात जो थी वो उस कमांडर की कमांड के नीचे यहाँ मौजूद होता था। इसीलिए जो बाहर सड़क है उसका नाम भी है बाजार बारूद खाना के नाम से ही मशहूर है। तो ये जब हमारी फैमिली के पास आई 1862-63 में, तो उसके बाद उसको नाम, क्योंकि उसका बारूद खाना एक हिस्टोरिकल नाम था उसका उस हवेली का, तो वो कंटिन्यू ही रहा। हमने भी इसको चेंज नहीं किया उसको। बिल्कुल ठीक है, और वो आपने उसी नाम को कंटिन्यू उसी नाम को कंटिन्यू किया आज तक, वही उसी नाम से। बिल्कुल ठीक है। सर जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, आज के दौर में आपको पता सोशल मीडिया एक वेपन है और बहुत कम वक्त में हमारा मैसेज करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। तो इस हवेली के हवाले से मैंने कुछ रिसर्च की है, तो बहुत सारी बातें, नेगेटिविटी भी फैलाई जाती है कि इस हवेली में एक सेलिब्रिटीज आती हैं और अजीब अजीब तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग देखिए मेरी बात सुने, ये चीजें जो है ना वो हमेशा होती हैं। लोग जो हैं वो पता नहीं, मतलब कि हमारी शायद कोई आदत है या तबीयत है कि हमने हर चीज को, चले आप एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें तो कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन जब आप एक नेगेटिव, जिस शख्स को आप जानते ना हो उसके बारे में आप इतने ऑथेंटिक तरीके से अपनी राय दे रहे होते हैं कि सो ये चीजें मुझे नहीं कभी बॉदर की, ना मैंने कभी परवाह की है। अच्छा यूसुफ साहब, ये उमूमी बिहेवियर हमारा बन चुका है कि देखिए तनकीद करना बड़ा आसान काम होता है और बगैर फैक्ट्स के बात कर देना। देखिए तनकीद के अलावा हम जो महज़ब जो एक ज़नीयत है ना उससे बहुत आगे करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या करें, अभी आजकल का दौर है, सोशल मीडिया है, जो मर्जी जिसकी मर्जी पगड़ी कोई उछाल दे, कोई रोक तो नहीं सकता। अच्छा यूसुफ साहब, जब लाहौर की बात की जाती है तो पुराना लाहौर याद आता है। हमारे आबाओ अजदाद पुराने लाहौर का जिक्र करते हैं, तो आप चूंकि जब लाहौर की बात आती है तो आपकी शख्सियत भी सामने आती है। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक की बात आती है तो लोग आपको आइडियलाइज करते हैं, और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आज आपने हमारे लिए वक्त भी निकाला है। ये पुराना लाहौर कैसा था कि आबाओ अजदाद आज तक उस बात से बाहर नहीं आ सके? देखें मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ हम शहर के अंदर जब मोहल्लों में रहते हैं तो हम एक खानदान की तरह रहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा अलमिया ही हमारे कल्चर में, ये जो हमारा कल्चर था या जो हमारी रवायत थी, उसमें अमीर और गरीब जो थे वो एक ही जगह पे रहते थे। चाहे किसी का मकान बड़ा होता था, किसी का छोटा होता था, कोई अमीर था, लेकिन रहते एक ही इलाके के अंदर थे।
सो इसलिए एक मेल जोल मिलना जुलना पता होता था कि भी के अपने इलाके में जो लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने जिनको ज़्यादा दिया होता था, वो हमेशा ख्याल रखते थे उन लोगों का जिनके पास कम था, या उनकी ज़रूरियात को पूरा करना भी अपना फ़र्ज़ समझते थे। ये इस तरीके से वो सबको पता होता था कि भई अपना हमारे इलाके में किसकी ज़रूरत है, किसकी बच्ची की शादी होनी है, उसके पास नहीं है कुछ, या तो ऐसे वैसे भी यहाँ हमारे मोहल्ले में कोई शादी हो, सारे मोहल्ले के लड़के जो हैं वो लगे होते हैं साथ। तो कोई आगे हो के कोई कोई काम करवा दिया, सारे मतलब कि खाना जो है उसको लगवा दिया, केयर की सब, यानी कि एक दूसरे के। अब देखें वो डिफेंस में और गुलबर्ग में वो जो लिटिल अमेरिकाज हमने बनाए हुए हैं, उसमें तो ये नहीं कोई जानता कि साथ वाले घर में कौन है। तो अब तो बिल्कुल ही नहीं पता। अब तो यहाँ हमारे जो अंदरून शहर की जो सारी जो थी खवातीन जो, वो सब सारी तो डिफेंस में शिफ्ट कर गई। वहां किसी को ये पता नहीं है कि हमारे साथ वाले घर में कौन है, या या क्या क्या वजह क्या है? देखिए, पुराने लाहौर की बात कर रहे हैं, अभी मैं आपके जाने बाहर आता तो बड़ी हिस्टोरिकल इमारतें मैंने देखी और एक तारीख लाहौर की है, लेकिन अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी आप क्या समझते हैं कि अब क्या वजह? पता नहीं, मैं तो वापस शिफ्ट हो गया था 1986 में। जी। हाँ, मेरे पास भी घर है गुलबर्ग में, लेकिन मैं यहाँ रहना पसंद करता हूँ। और बहुत कुछ हो रहा है और लोग बड़ा तवज्जो दे रहे हैं, ख़ास तौर पे वॉल सिटी अथॉरिटी जो है, जिसका मैं भी उनके बोर्ड का मेंबर भी हूँ, और उनकी जो हेरिटेज कमेटी है, हेरिटेज बोर्ड है, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। लेकिन बेहतरीन काम जो है कामरान लशारी साहब ने ना कि सिर्फ पुराने शहर में किया है, बल्कि जो बाकी इमारतें हैं, ये अब हुकूमत की अक्लमंदी है कि उन्होंने उनके हाथ ऑलमोस्ट सारे पंजाब की जो है ना ये हेरिटेज बिल्डिंग्स जो हैं वो उनके वॉल सिटी अथॉरिटी को दी हैं। मसलन कि अगर कोई किसी एक महकमे का कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो वो फिर उसको उसकी सारी जो रेस्टोरेशन है वो वॉल सिटी से कराते हैं, चाहे ओन वो ही करते हैं। लेकिन इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस तरह औकाफ जो है, औकाफ के पास बहुत सी इस तरह पर की पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं वॉल सिटी अथॉरिटी के साथ। और शाही अपना मस्जिद पे भी अब काम शुरू हो गया है। अनारकली के मज़ार के फ्रेस्कोस निकल आए हैं बाहर, जो आज तक पिछले 3 सदियों में किसी ने नहीं देखे थे। मुगल पेंटिंग्स हैं उसके अंदर। शाही किला आप जाके देखें, बिल्कुल आपकी तबीयत खुश होती है कि किस खूबसूरत तरीके से वहाँ हर जगह सफाई हो गई है, मुरम्मत हो गई, रेस्टोरेशन हो गई है। और कई ऐसे एरियाज़ खुल गए हैं जिस तरह के किसी को पता ही नहीं था कि रॉयल किचन कहाँ है। अब वो जगह इस्तेमाल होती हैं, इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। न कारखाना जो है क्या कहते हैं, अर्ज़गाह है, जो जहाँ अर्ज़ी, जब बादशाह के पास जो अर्ज़ी लेके लोग जाते थे, वो पहले उसकी सारी रेस्टोरेशन हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी ने पिछले 70 साल से सोचा ही नहीं था। फिर शालामार बाग को आप जाके देखें, अब जहांगीर का मकबरा जो है, देखिए सारी मॉन्यूमेंट्स जो हैं, ये जब इनकी इस तरह अच्छे तरीके से इनकी देखभाल होगी और इन पे काम होगा, तो ये खुशी है। और पाकिस्तानी बड़े पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप देखिए कितने लोग यहाँ वॉल सिटी में आते हैं गली सुज्जन सिंह देखने। और फिर जो आप देखें जो शाही इमाम की जो रेस्टोरेशन हुई है, गो के इसमें बाकी जो वर्ल्ड के जो एम्बेसीज भी उसमें हेल्प करती, क्यों करती हैं कि जब वो देखती हैं कि अच्छा काम हो रहा है तो दे कम फॉरवर्ड देमसेल्फ। कोई उनके पास मांगने के लिए नहीं जाता कि जब वो, अब जिस तरह लाहौर फोर्ट है, ये वर्ल्ड यूनेस्को की हेरिटेज साइट में है, इसी तरह ये एक बहुत अच्छा एक एक ट्रेंड चल गया है कि अंदरून शहर में भी और बाकी जो हमारी हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर भी, लाहौर में ख़ास तौर पे और लाहौर से बाहर भी, आई मीन इतनी सारी जगह हैं जो वॉल सिटी अथॉरिटी ने के सपुर्द की गई और उन्होंने उसकी उसकी रेस्टोरेशन की। तो इतने टूरिस्ट आते हैं आप सोच नहीं सकते। ये रंगीले रिक्शे हर वक्त, मेरे ही घर में मेहमान हर दूसरे तीसरे दिन को आया होता है कि जी हमें वो रंगीला रिक्शा मंगवा के दें, हमने वो सारा टूर करना है। जी, आप चूँकि बाहर भी ट्रैवल करते रहे हैं और आपको बखूबी वाकिफ़ हैं कि टूरिज़्म पर वहाँ बड़ी तवज्जो दी जाती है और एक मुआशी हब के लिए, मुआशी तौर पर आगे बढ़ने के लिए टूरिज़्म को प्रमोट किया जाता है। यूसुफ साहब, पाकिस्तान में हुकूमतें जब भी आती हैं, जो भी हुकूमत आती है, टूरिज़्म पर बात करती है, पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन हम उस तरह से इसको अवेयरनेस को क्रिएट नहीं कर पाए सोसाइटी में, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो बात डेफिनेटली ये है कि आपके जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहाँ तो टूरिज्म बूस्ट किया पिछले 2020 के बाद। एक ट्रेंड हुआ और लोग गए। मसलन
उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, वो खुद वहाँ पहाड़ों पूढ़ों पर चले जाते थे और काफ़ी वो सोशल मीडिया के थ्रू ही ये ट्विटर और ये सारी अकाउंट से कि ये जगह पहुंच गए हैं, आज हम कुमराट आ गए हैं, आज हम फलानी जगह। तो जो जगह लोगों ने नहीं देखी थी, अब आप जाके देखिए कि कुमराट जैसी जगह में वहां दरिया के ऊपर जो जमीन है वो इतनी महंगी है कि आपकी सोच से बाहर। आई थिंक 1 करोड़ रुपया कनाल और समथिंग लाइक दैट वहां जमीन है, बिल्कुल जंगल में के बाद। तो टूरिज्म जो है वो आई होप कि उसको कंट्रोल किया जाए और वहां तबाही ना मचे, कि हर चीज को गंद ना मचे, तबाही ना मचे, क्योंकि ये बड़ी यूनिक जगह है। अभी तो हमारे पास अल्लाह के फजल से इतनी वैलीज हैं कि जो बिल्कुल अनटच्ड है। तो पाकिस्तान का तो इट इज वो मुझे याद है किसने कहा था दैट इट इज द हिडन ट्रेजर इन द वर्ल्ड। जी। तो अब टूरिज्म नॉर्दर्न एरियाज की यहाँ भी जो है मैं देख रहा हूँ कि ओल्ड सिटी में अब काफ़ी मैं देखता हूँ कि फॉरेनर्स आते हैं, लेकिन उस लिहाज से नहीं आते जिस तरह इंडिया में आते हैं कि लाखों की तादाद में आए हैं। वो हम चाहते हैं कि इस तरह की हम हालात यहाँ हम क्रिएट करें कि सारी हालांकि अब मैं कल देख रहा था एक फूड ब्लॉगर, कोई अमेरिकन थे, उन्होंने पाकिस्तान को नंबर 1 डिक्लेयर किया खाने के हिसाब से। इतना अच्छा, वो चाइना भी गया, वो और भी जगह भी गया, अफगानिस्तान नंबर 2 पे और पाकिस्तान नंबर 1 पे। उसने कहा खाना इनका बेहतरीन, खाने के हवाले से बड़ी बात है। इससे सब हमारे यहाँ कुछ चीजों का औरा बना दिया जाता है, कुछ चीजों पर बात करना समझते हैं क्या पता नहीं। जैसे अभी हम गुजर के आए हैं तो हीरा मंडी की बात की जाती है, तो वाइफ का लफ्ज आता है तो सब खड़े हो जाते हैं कि ये आप क्या लफ्ज बात कर रहे हैं। ये हीरा मंडी अब वो बॉलीवुड में बॉलीवुड को तो अब मैं क्या बताऊं, जाहिलों का एक पंड है वो, उनका राइटर आया था तो उससे कहा गया था कि ये तुम स्टोरी जो बना रहे हो तो इसमें तो हकीकत ही कोई नहीं है। यही मेरा सवाल था स्टोरी पे। कोई, मैंने बहुत बात की और मैं खास तौर पे इंडियन जो चैनल्स के ऊपर और उनके अखबार नवीसों से मेरी बहुत, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने उनको बताया, मैंने कहा हीरा मंडी तो हीरा सिंह के नाम से मंसूब है। आप लोग समझते हैं कि हीरा जो है वो किसी तवायफ ये जो तवायफ थे उनको हम कहते हैं कि हीरे थे यहाँ जी, बिल्कुल नहीं। ये अपना जो इसके थे महाराजा रंजीत सिंह के का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसका जो बेटा था हीरा सिंह, उसके यहाँ फूड स्टोर्स थे और उसके नाम से ये हीरा नहीं है, हीरा मंडी है। हीरा के नाम से उनकी यहाँ बहुत बड़ी हवेली थी जो अब तो लोगों ने ऑक्यूपाई वगैरह कर ली है। किला नुमाई हवेली थी बिल्कुल हीरा मंडी से एक साइड पे, साइड मिठा बाजार के अंदर एज यू एंटर, तो वहाँ थी। तो सर ये हमें बनाया गया। और दूसरी बात यह है कि ये तवाइफें जो थी ये बिल्कुल उस तरह नहीं थी, दे वर नॉट लाइक के जिस तरह के सेक्स वर्कर्स होते हैं जी, वो जिस्म फरोशी की अलामत नहीं थी बिल्कुल। वो तो यहाँ जब ये इनको जो सेक्स वर्कर्स थे इनको अंग्रेजों ने यहाँ बात किया। अच्छा, उन्होंने यहाँ अपनी सहूलत के लिए कि उनकी फौज यहाँ मौजूद थी शाही किले के अंदर, तो उनकी सहूलत के लिए उन्होंने यहाँ ये सेक्स वर्कर्स को आबाद किया। वरना तो ये जो तवाइफें थी इनके अपने मकानात थे, ये परफॉर्म करती थी, डांस करती थी, गजलें गाती थी। जिस तरह के कोई भी एंटरटेनमेंट किसी जमाने की होती है, आज रेडियो है, टीवी है, उसमें आप जो मर्जी करा दें, अधनंगी लड़कियों को नचवा लें, आप जो मर्जी करें वो अलाउड है, लेकिन मुजरा में अलाउड है। तो ये बेसिकली ये अंग्रेजों ने ही हमारे दिमाग में शुरू में जब वो आए तो उन्होंने कहा कि इनका कल्चर खत्म करो, तो उन्होंने हर चीज को टबू बना दिया कि नहीं ये मुजरा लफ्ज आ गया, मांगो लगा दिया उसके को कहें कि ये तो बहुत बुरी चीज है। हालांकि कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे याद है अपना चौधरी अल्ताफ साहब जो गवर्नर थे, तो उनके बेटे की शादी हुई तो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा मुझे बड़ा दुख है कि मैं मुजरा नहीं करा सका, ये तो हमारे पंजाब की रवायत और ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि ये मेरा अब जो होते हैं अभी भी होते हैं, आप बात करें या चाहे ना करें, लेकिन वो तवाइफें जो मुकम्मल लिबास पहन के जिनके अंदर कोई फन था, वो गाती भी थी और डांस भी करती थी, अब उनकी जगह जो हो रहा है वो देखने के काबिल नहीं है। इट्स जस्ट हॉरिबल एंड टेरेबल। मेरा मतलब है कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, आप अकेले भी शर्मिंदा हो जाए बैठ के देखने में, फैमिली की तो दूर की बात रही। ठीक है, आपने त्यौहार की बात की। हमारे यहाँ पंजाब का कल्चर रहा है, लाहौर में रहा है कि मेले लगते थे और वहाँ पर लोग जाते थे, एंटरटेन भी होते थे। जिस तरह आपने कहा
उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज होती थी कि यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं, यहाँ पर कोई करतब हो रहा है, यहाँ पर सर्कस हो रही है। एक बसंत का फेस्टिवल था, बसंत भी हमसे छीन ली गई यूसुफ साहब, ऐसा क्या क्यों? कह सकते हैं? आपकी मैंने बड़ी बात सुनी, हमाकत बसंत मेरा मतलब है कि एक एक वो चीज, एक वो फेस्टिवल जिसको हम इतना यूज कर सकते थे अपनी टूरिज्म को बढ़ाने में, और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई फेस्टिवल है ही नहीं। सारी दुनिया में कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं कि जहाँ सारा शहर छत पे चढ़ा हुआ है। तो बाहर से जब शुरू में बसंत मैंने इसको प्रमोट करना शुरू किया, तो गोरे जो आते थे बाहर से, वो यही आप सोचें कि इस किस किस्म के लोग आते थे कि जो पहले कभी पाकिस्तान नहीं आए। मसलन के सिटी कॉर्पोरेशन, सिटी बैंक का जो प्रेसिडेंट था जॉन रीड, जो कभी इस तरफ ही नहीं आया था पाकिस्तान की तरफ, उनके सेकंड थर्ड फोर्थ ही आते थे यहाँ, जो उनकी इंटरेस्ट थी उनको देखने के लिए। तो उसने वो उनको अपने यहाँ कांटेक्ट किया, उनका जी वहाँ वो हवेली है वहाँ, उसने कोई मेरे ख्याल डॉक्यूमेंट्री बीबीसी पे शायद देखी थी, तो उसने कहा कि मुझे वहाँ जाना है, तो मैं आई वांट टू सी द फेस्टिवल ऑफ बसंत। वो उनको क्या कहते हैं, सिटी बैंक वालों को समझ नहीं आएगा हम क्या करें, ठीक है। ये भी अब किस तरह इसको करें, ये तो प्रेसिडेंट उनका आ रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी बात। वो मेरे पास आए, मैंने कहा अच्छा जी हम सारा फेस्ट जो है आपका खाना वाना हम करेंगे। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, जो दाल रोटी पकी होगी ना वो भी खा लेगा आपका जो प्रेसिडेंट भी है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये कर सकता हूँ कि आप अपनी काइट्स जो हैं वो लोगों वाली काइट्स बना लें, वो मैं सारे इलाके में शहर में बांट दूंगा, लोग उड़ाएंगे, वो भी खुश होगा। तो ये इस किस्म के लेवल के लोग जो थे यहाँ इस फेस्टिवल को देखने आना चाहते हैं। और ये जो बसंत है, ये हम तो खैर अंदरून शहर से हमारे खानदान का ताल्लुक है, हम तो हर जब यहाँ से शिफ्ट भी हो गए तो बसंत के दिन तो सारा खानदान आता था यहाँ, क्योंकि होता है ये फैमिली फेस्टिवल। आप देखेंगे साथ घर है। अब इनको आप कहें कि जी बसंत का फेस्टिवल मनाने के लिए आप कहीं 100 मील दूर जाओ, कोई स्पेसिफिक जगह दे जी जी, ये एक प्रोटेक्टेड था। अभी घरों के अंदर ही औरतें नीचे खाने बना रही हैं, बच्चे ऊपर को फैमिली जो भी है छतों पे चढ़े हुए हैं और काइट फ्लाइंग कर रहे हैं सारा दिन सारी रात। इससे बेहतर और क्या की वजह बताई गई है कि जानी नुकसान होता है, लेकिन लाहौर में बसंत बैन है, फैसलाबाद और दूसरे शहरों में होते हैं। बस यही देख लेना फिर। मेरा मतलब कितनी बड़ी ये एक हिमाकत ही है, मैं कह सकता हूँ। तो आप कन्विंस नहीं कर सके किसी मैं तो ना आंसर को कर सका, ना किसी और को कर सका, कोई भी वो सब वो खान ने मुझे कहा कि तुम ऐसे करो कि फिर तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओ अगर कोई भी क्या कहते हैं वाकया हुआ तो। मैंने कहा मैं किस तरह रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ, आपका ये तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। एक दफा शहबाज शरीफ साहब के जमाने में ऑलमोस्ट सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी एग्री कर गई थी कि ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। वो पंजाब के वजीर आला थे, जब वो पंजाब में सीधी रात को ऑलमोस्ट बसंत हो गई थी, पता नहीं लास्ट मोमेंट पे कुछ फिर किसी ने बीच में कुछ कर दिया था, वो नहीं हो सकी। वो मैं इतना इस बात पे पीटता हूँ कि देखो बात सुनो, ये इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर ये बसंत हो सकती है कि आपकी सोच से बाहर है। सिर्फ हिंदुस्तान से ही अगर आप 2 दिन के लिए उनको वीजे दे दें तो 2 लाख 2 लाख 3 लाख बंदा तो सिर्फ 2 दिन के लिए वहां से आ जाएगा, आपको संभाला नहीं जाएगा यहाँ। लेकिन उलमा भी तो इस पर अपनी एक राय रखते हैं। उलमा को जो रखे राय, उलमा जो है उनकी राय जो है वो बिल्कुल मौजूद है। लेकिन बसंत जो है वो उसमें क्या होता है, बसंत में लोग खाना खाते हैं, काइट फ्लाइंग करते हैं, उसको एक भाई कई बहुत सारे हमारे कल्चर की चीजें हैं जो इस्लाम आने से पहले ही हैं। वो कह रहे हैं डांस होता है और डांस ना करे भाई, मैं भी उसके हक में नहीं हूँ कि डांस हो भाई। अगर कोई डांस कर रहा है तो आप उसको कोई उसके कानूनी चढ़ा कर कोई करे। अगर गर्दनें कट रही हैं तो आप उसका उपाय करें ना। बिल्कुल आप उनको पकड़े, उन लोगों को जो डोरे इस तरह की बनाते हैं, ताकि अवेलेबल ही ना हो। 2-4 को टांगे पता चल जाएगा कि वे किस भाव बिकती। तो ये आप अपने साथ एक देखें, इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री बन गई थी। आपको पता है कि जब बसंत जिस साल बैन हुई है तो ऑलमोस्ट 3 बिलियन रुपीस का टारगेट था कि जो लोगों ने खर्च किया, हुकूमत का एक आना खर्च नहीं हुआ और हुकूमत ने पैसा बनाया। यानी कि हुकूमत ने माल रोड बेच दिया कोका कोला को, हुकूमत ने फलानी सड़क बेच दी पेप्सी कोला को, फलानी सड़क। तो एक्चुअली एक और बाकी पैसा कौन लगाते थे, आपके सारे टीवी चैनल्स लगाते थे। देखिए हर कारोबार में यहाँ लोगों ने, मेरे अपने बेटे ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उसने खोली सिर्फ बसंत इज नाउ हुई उसकी काफी माशाल्लाह पुरानी और बहुत अल्लाह फजल से बहुत बड़ी कंपनी है उसकी इवेंट मैनेजमेंट। लेकिन स्टार्ट उसने बसंत के दिनों में इसलिए की कि बसंत एक ऐसा बड़ा इवेंट हो गया था
तो ये प्लानिंग ये थी कि एक हफ्ते का, मतलब कि काइट फ्लाइंग नहीं, काइट फ्लाइंग चाहे एक दिन की हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द जब आप क्रिएट करते हैं किसी फेस्टिवल को, तो फिर उसकी आप हाइप क्रिएट करते हैं। अगर कहीं फैशन शो हो रहा है, कहीं कुछ म्यूजिक शो हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सारा शहर एक्टिव है। मुझे याद है कि वर्ल्ड में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है YPO, यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग दुनिया के जो यंग अंडर 38 जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अपनी कंपनीज के, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये दुनिया की सेकंड या थर्ड सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है पैसे के हिसाब से, कि तो अगर उनका कंबाइंड आप देख लें, उनकी वेल्थ तो कोई ट्रिलियंस में होगी। उन्होंने बसंत को देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो भी कभी पाकिस्तान में उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपना एक जो चैप्टर उनका जो होता है किसी हर शहर के अंदर को साल में एक दफ़ा या साल में 2 दफ़ा, तो वो 2-3 दिन जो होंगे वो यहाँ लाहौर में करेंगे बसंत को। तो मुझे उनके लिए स्पेशली मुझे ऑर्गेनाइज करनी पड़ी। मैं रात की बसंत हम नहीं करते, क्योंकि बसंत एक डे फेस्टिवल है, लोगों ने उसका रात का भी बना दिया, तो ठीक है चलो कर, लेकिन हम नहीं करते थे। आपको किसी हुकूमती शख्सियत ने फोन नहीं किया कि आप बसंत पर इतनी बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों? मुझे नहीं कभी किसी ने कहा। सबको पता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। नोबडी और कोई भी हुकूमती जो है बेसिकली सब करना भी चाहते हैं, ये नहीं कि नहीं करना चाहते, दे वांट टू डू इट, लेकिन फिर कोई ना कोई उनको इशू बीच में आ जाता। तो ये मैं अब आपसे कह रहा था कि उन्होंने यहाँ किया, और आप सोचे उसके बाद इतनी इन्वेस्टमेंट आई, क्योंकि उसमें सऊदी प्रिंसेस भी थे, उसमें रॉयल्टी थी, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव थे ये जुफाली ग्रुप, जिसने सलमान तसीर के साथ ये वर्ल्ड कॉल किया, ये उन्हीं दिनों में यहाँ आए थे, और यहीं इनकी हुई थी, और दे बॉट इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आए थे। तो ये चीजें जो होती हैं, ये क्योंकि उन्होंने एक बड़ा नेगेटिव पाकिस्तान के बारे में सुना था, लेकिन वो 2-3 दिन बसंत की जो उन्होंने देखा कि सारा शहर ही जो है ये इतना एक अलाइव शहर है, क्योंकि वो बसंत पर दिन तो मौलवी हराम भी थोड़ी बहुत साइन कर लेते। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, यूसुफ साहब की वेडिंग में कितनी सेलिब्रिटीज अब तक आ चुकी हैं? वो मुझे क्या पता, बहुत सेलिब्रिटीज आ चुकी हैं। मुझे एक ही याद है जो कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, वो कायदे आजम की बेटी थी, बस मेरे लिए सबसे बड़ी सेलिब्रिटी वही थी। अच्छा, सेलिब्रिटीज की बात चली है तो मैं कहीं सुन रहा था, देख रहा था, मीरा जी शिकवा करती हैं आपसे कि आप उन्हें बहुत डांटते हैं। क्यों डांटते हैं आप? यार वो क्या करूँगा, आई एम वेरी फाउंड ऑफ मीरा, मुझे बहुत दिल की बहुत अच्छी खातून है वो, लेकिन कई दफा फिर उसको समझाना पड़ता है। वो जब वो कहती है कि मुझे समझाओ, तो फिर डांट के ही बंदा समझा सकता है, वो भी प्यार से डांट से, कोई ऐसी कोई डांट को ऐसी नहीं। ऐसा क्या इशू है जिसमें उनको डांट पड़ी है, अगर आप शेयर कर सकते हैं? मुझे याद नहीं है, कोई को पता नहीं, कोई गलत अंग्रेजी बोल दी होगी या कुछ इस तरह का ही किया होगा कि मैं, लेकिन वो मैं एंजॉय भी, बिकॉज आई थिंक शी इज द मोस्ट हिलेरियस पर्सन, तो आई ऑल्सो एंजॉय हर सेंस ऑफ ह्यूमर। जो वो मेरा ख्याल है कि मैं उसको कहता हूँ कि तुम्हें ये पता है कि तुम ये कर रही हो और लोग इसको एंजॉय करेंगे, और ये तुम जान के करती हो। लेकिन आपको कल्चरल गुरु भी कहा जाता है, लेकिन अब जो नई नस्ल है वो कल्चर को समझती नहीं है, बल्कि दूर होती जा रही है। तो आपने इसमें कितना काम किया और कोई आउटकम आया उसका आपको? देखिए, मेरा जो सबसे ज्यादा काम जो है वो मेरे अपने जो प्रोग्राम है विरसा हेरिटेज रिवाइव, जी मैं पाकिस्तान टेलीविजन के लिए करता हूँ, ठीक है। उस सारे प्रोग्राम में म्यूजिक इसलिए है क्योंकि म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ मैंने अपने सूफिया से सीखी कि जब यहाँ इस्लाम कोई मौलवी नहीं लेके आया, कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं लेके आया, कोई शहाबुद्दीन गौरी नहीं लाया, कोई महमूद गजनवी यहाँ इस्लाम नहीं लेके आया, यहाँ इस्लाम सिर्फ औलिया लेके आए, सूफिया इस्लाम लेके आए, और उसकी जिंदा मिसाल है। आप देख लें, आप लाहौरी को देख लें, हजरत दादा गंज बख्श बेरी, माधोलाल हुसैन, शाह हुसैन है, फिर बाबा शाह जमाल, ठीक वो है, फिर अपना क्या कहते हैं, काफी औलिया है यहाँ, बहुत औलिया, बिल्कुल हर जगह जाए आप। मैं काशगर गया, वहां भी जो इस्लाम जो लेके आए थे, मैं चीन की बात बता रहा हूँ, वो भी कोई ख्वाजा होजा यूसुफ के नाम से उनका मज़ार है वहाँ, वो एक ही बोल। तो जो सूफिया थे ना, दे वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वो जीनियस थे। उन्होंने जब हिंदुस्तान में आके वो आए ना, तो उनका एक तरीका था कि वो जो लोकल कल्चर जो था ना, उसको कभी उसके खिलाफ नहीं थे, अनलेस एंड अनटिल वो इस्लाम के साथ क्लैश ना करे। अगर कोई चीज मजहब के साथ क्लैश करती थी, वो उसको रिजेक्ट करते थे।
लेकिन जो चीज मजहब से क्लैश नहीं करती थी वो एक्सेप्ट कर लेते थे। तो म्यूजिक वो समझते थे कि हमारे मजहब के साथ क्लैश नहीं करती, चाहे जो मर्जी का एक नजरिया है कि जी जो वो करे तो वो तो काफिर है और फलाना ढंग का, वो रहता बात है, जो लोग सोचते हैं उनको सोचे, उनको तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। अम, तो अम, अम, तो उन्होंने कवाली क्या थी, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कवाली शुरू करवाई, अमीर खुसरो ने कवाली की, सारा म्यूजिक का, हिंदुस्तान की म्यूजिक का रिदम ही बदल दिया, तबला बना के, सितार बना के, सारा कुछ उन्होंने बदल। और कवाली ने क्या किया, कवाली ड्रू पीपल टुवर्ड्स इस्लाम, क्योंकि जो सूफिया थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि यहाँ म्यूजिक इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस एरिया। उन्होंने देखा ये हमसे तो क्लैश नहीं करता, उन्होंने कवाली, और कवाली क्या थी, कवाली भी जो जिक्र एक सेंट्रल एशिया में एक था, जिसमें कि बार बार रसूलुल्लाह का नाम या अल्लाह का नाम रिपीट किया जाता था, रेपिटिशन है ना कवाली भी। तो उसी से ये कवाली डराइव की गई। और आप देखें कि अभी आज टिल टुडे, आज आप सोशल मीडिया उठा के देखें, हर शादी पे क्या हो रहा है, कवाली नाइट हो रही है, कवाली नाइट। लेकिन उलमा के साथ क्लिप भी आते हैं, कवाली पर भी उनकी राय है। तो नहीं, कमाल उलमा के तो क्या, मुझे अब उनका नाम बताया उन्होंने ये किया, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, अगर वो करते हैं तो उनकी अपनी सोच है। ये सब लेकिन अल्लामा इकबाल के वारिस हैं, लेकिन सियासत से आउट है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सियासत करो सारा खानदान, आप पाकिस्तान उससे ज्यादा मेरे जो बाप का खानदान है वो ज्यादा सियासतमान। मेरे दादा जो थे पहले मेयर थे लाहौर के 1946 में, पहला जो इलेक्शन कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का हुआ था उसमें वो इलेक्ट हुए थे, जिसपे कायद आजम ने कहा था कि दिस इज द गुड ओमेन फॉर पाकिस्तान। तो मेरे वो मेंबर रहे, मेरे वालिद मेंबर है असेंबली के, मैं भी रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सियासत छोड़ दी। आप मुझे बताएं कि मैं भी इस वक्त सियासत में होता तो मेरी भी माँ बहन हो रही होती है, ये इस साइड पे हो या उस साइड। वजह ये नहीं है, मैं समझता हूँ कि मैं कोई खिदमत नहीं कर सकता सियासत में रह के अपने मुल्क की, इस तरह मैं ज्यादा करता हूँ। तो आप देखें कि यूथ जो है उनको मैं इकबाल पे, अगर कोई इकबाल पे कोई कवाली की एल्बम बनी है, या कोई इकबाल का कलाम हुआ है, या गालिब का कलाम हुआ है, या सूफिया का कलाम हुआ है, ये सारी तालीम है। ये मैंने इसको जो मैसेज है मेरा, जो आप कह रहे थे कि मैसेज अब बाब एकदम भेज सकते हैं, तो वो मैसेज जो है वो यूथ को जा रहा है। और क्योंकि आपको मैं ये बताऊं कि मेरी यूट्यूब का चैनल है, उस पे ऑलमोस्ट आप सोचें कि 82% जो व्यूअरशिप है वो यूथ की है, फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 44 जी। ये तो ये उसमें इसमें इकबाल शनासी भी है, जिस तरह मैं कह रहा था, गालिब शनासी भी है। तो ये एक मैसेज है, ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं जो नौजवान नस्ल है उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं जो कायद के ऊपर हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ऊपर है, कलाम इकबाल के ऊपर वीडियोज हैं, पाकिस्तान के ऊपर मोटिवेशनल बहुत से वीडियोज हैं जो अब तक बड़े पॉपुलर हैं और चलते हैं, तराने हैं बहुत सारे जो है। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि ये मेरी नज़र में ये सबसे बड़ी सर्विस जो है वो यही है, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी से दूर होते जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारी शनाख्त क्या है, हमें बताया ही नहीं गया, हमें पढ़ाया ही नहीं जा रहा कि भी आपने तालीम का निज़ाम सारा गलत है, सारा सिलेबस ही गलत है अनफॉर्चुनेटली। क्या कहूँ इसके ऊपर, बारह जो भी है, मेरा मकसद यही है कि हम अपनी आइडेंटिटी से जुड़े रहे, अपनी आइडियोलॉजी से जुड़े रहे। हम एक नजरियाती मुल्क हैं, हम एक नजरिए के तहत मार्का वजूद में आए हैं। हमें कोई नेचुरल हमारा बॉर्डर तो नहीं था कि हम ये मुल्क बना देते। ये तो एक आइडियोलॉजी थी, एक सोच थी इकबाल और कायद की, जिन्होंने वो सोच दी, और वो ये चाहते थे बेसिकली कि एक ऐसी इस्लामी रियासत बनाई जाए जो एक नमूना हो बाकी इस्लामी ममालिक के लिए, सारी दुनिया के लिए। वो तो हम कर ही ना सके, वो तो उसके तो हम नजदीक ही नहीं गए। वो तो कायद आज़म की आंखें बंद होते ही उनकी जिंदगी में ही सारी काम शुरू हो गया था। और आज तक हम देख रहे हैं कि अब देखें हम उस सारे ख्वाब से, जो इकबाल का ख्वाब था, कितनी दूर है हम, तो बहुत ही दूर हैं, कभी नजदीक भी नहीं होके गुजरे। और जिस शख्स ने फायदा उस सारी सोच का लिया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, जिसने इकबाल का सेल्फ रिलायंस का प्रोग्राम जो था वो पहले दिन से शुरू किया, इम्प्लीमेंट किया। आपने यूथ की बात की है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के लिए टाइम दिया। तो यूथ के लिए कोई आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे उनकी डायरेक्शन के लिए? इकबाल की खुदी को पढ़ा जाता है,
लेकिन उसको समझा नहीं जाता। इकबाल ने उस पर गिला भी किया कि आपने सिर्फ मुझे शायर समझ लिया, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता इकबाल की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है ना, उसके तो नजदीक नहीं जाने देते आप। हूँ। तो क्या उसका क्या पैगाम आप? उसके पैगाम नौजवानों के लिए यही है कि भाई देखो, अब जो भी हालात है, ठीक है, इस मुल्क के, हमने रहना ही यही है, इधर ही जीना है, इधर ही मरना है, ठीक है। और अपने मुल्क है, उससे आप जुड़े रहें। वो इकबाल का क्या शेर है कि मिल्लत से अपनी रिश्ता तो इस तबार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार। बिल्कुल ठीक बात है। बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया। और आज हम हवेली बारूद खाना में मौजूद थे, हमारे साथ मेहमान थे यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। उनसे हमने जाना फेस्टिवल्स के हवाले से, पुराने लाहौर के हवाले से, और उनसे पूछा कि हम अपनी सकाफ़त और रिवायात को क्यों भूलते जा रहे हैं। उस पर बात की, इकबाल पर बात की, खुदी पर बात की और यूथ पर बात की। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।